गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चले बच्चों, देखो क्लास 9 का केमिस्ट्री का जो चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया था उसमें 2 टॉपिक बचे हुए थे अभी, सो हम उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक टर्म दिया था विलयन की सांद्रता। ठीक, इस टर्म में मैंने 3 फार्मूला लिखा था आपके सामने। क्या लिखा था? आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या लिखा गया था? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन और गुणे 100। एक फार्मूला ये लिखा गया था। दूसरा लिखे थे द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या था? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। और एक फार्मूला और लिखा गया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू क्या मैंने लिखा था? विलेय का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। 3 फार्मूला हम आपको दिए थे, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको तीनों इम्पोर्टेंट हैं। इसी तीनों फार्मूले पे हम देखिए न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जाता है कि 320 ये विलयन की मात्रा है। 320 ग्राम में विलेय पदार्थ 40 ग्राम घुला है, या ऐसे देखें 320 ग्राम जल में 40 ग्राम NaCl घुला है, यानी कि साधारण नमक 40 ग्राम NaCl घुला है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसके द्रव्यमान प्रतिशत की कल्पना करें, द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन करें। तो फार्मूला क्या है? देखो, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। हमने आपको क्या बताया था? इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले पे लगेगा सवाल। ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? 320 ग्राम H2O में 40 ग्राम NaCl घुला है। 40 ग्राम NaCl घुला है। प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। ठीक, ये सवाल है आपका। तो इसमें देखिए होगा क्या, इसी फार्मूले से आप ट्राई कर लें। कह रहा है कि विलेय द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। चलो इसको देखते हैं। हमने कहा कि विलेय का द्रव्यमान, विलयन में क्या होता है इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक, इनको मिलाने के बाद जो रचना बनती है उसको हम विलेय कहते हैं। विलेय और विलायक को मिला देंगे तो जो प्राप्त होगा हमको उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, विलेय। देखो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है? 40 ग्राम, और विलायक मेरा कितना है? 320 ग्राम। तो टोटल जोड़ के कितना होगा? 360 ग्राम। ये टोटल किसका द्रव्यमान हो गया? विलयन। ठीक, विलयन का द्रव्यमान हो गया 360। अब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है?
ऐसे आप इसमें नोट कर लें। सॉल्यूशन क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बराबर, विलेय कितना घुला है 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान ये कितना है 320 ग्राम, अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो यहाँ जोड़ लेंगे 40 प्लस 320 इक्वल टू 360 ग्राम। ठीक, 360 ग्राम इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर देखिए, अब लिखेंगे सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है आपका 40, लगा लीजिए इसी पे 40 बटे 360 गुणे 100। इसको काट लीजिए, क्या आएगा, ये आ जाएगा 100 बटे 9। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 9 से इसको आप डिवाइड करें, 11 9 99, यानी कि 11.1 बचा, फिर 1 इसके आसपास कुछ इसकी आएगी क्या परसेंटेज। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके का सवाल अगर कोई आता है तो आप लोग इस तरीके से फार्मूला याद रखेंगे और इसी फार्मूले के बेस पर आप इसकी परसेंटेज वेट, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वेट एंड वॉल्यूम दोनों तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका सवाल हो गया। ठीक, अब देखें इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है भौतिक, इसको नोट कर लीजिएगा, तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ये आपका टॉपिक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब देखो इसमें पहला टॉपिक आप पढ़ें भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? यह एक इस टाइप का परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है। परिवर्तन कारक को हटा लेने के बाद वह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। एक एग्जांपल देखिए पहले, जैसे मान लीजिए ये जल है, इसको हम पहले ले लीजिए, बर्फ ले लीजिए, बर्फ है, इसको हम थोड़ा सा हीट कर देंगे, ये बदल जाएगा जल में, और ज़्यादा हीट कर देंगे तो ये बदल जाएगा जल वाष्प। ठीक, ये वाटर की 3 स्टेज है, जिसमें बर्फ किस स्टेज में है, सॉलिड, लिक्विड, और ये वाष्प है तो गैसियस फेज में है। तो इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने डिफिनेशन में क्या कहा कि जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए
परिवर्तन कारक को हटा देने के बाद वह पदार्थ फिर से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर ले जाए, तो इस क्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, पदार्थ की किसी कारक द्वारा पदार्थ की अवस्था बदल दिया जाए, वह कारक वापस हटा लेने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाए, तो इस क्रिया को फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है, हमने डेल्टा सिंबल लगाया है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट, गर्म करने के बाद। अब देखो, बर्फ था, बर्फ को मैंने थोड़ा सा हीट किया, पिघल गया, पानी बन गया, जल को और ज्यादा गर्म किए, बदल गया वाटर वेपर में, यानी जलवाष्प। अब यहाँ पर फैक्टर क्या काम कर रहा है, हीट। अब इसी को हम पुनः कर ले, इसी को हम कूल करते चले, ठंडा ठंडा कर दीजिए, जलवाष्प द्रवित हो जाएगी जल में, और जल को पुनः और ज्यादा ठंडा कर दीजिए, ये जलकर बर्फ में बदल जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अगर पदार्थ किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपनी अवस्था बदल ले, परंतु कारक हटा लेने पर वह पदार्थ पुनः फिर से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार के हुए परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। डिफिनीशन और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप। सेकंड पॉइंट देखिए, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन इसी का उल्टा हो जाएगा, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, इसी का उल्टा। क्या हुआ इसमें डिफिनीशन में, क्या बोलेंगे, इसी का अपोजिट। वह परिवर्तन जो एक बार हो जाने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। वह पदार्थ जिसकी अवस्था में एक बार परिवर्तन हो जाए, तो वह पदार्थ फिर से दोबारा उस अवस्था में ना आए, इस क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, दूध है, दूध को हम चेंज कर लिए दही में, तो हम दही को दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। दूध को दही में बदल दिया जाए तो दही से हम दूध दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे भोजन है, भोजन का अगर पाचन हो गया है, तो इस पचे हुए पदार्थ को हम पुनः भोजन में नहीं ला पाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ की अवस्था को बदल देता है, परंतु किसी भी तरीके से वह पदार्थ दोबारा उस पहली जैसी अवस्था में नहीं आता है, इस क्रिया का नाम है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। भौतिक परिवर्तन में मैंने क्या कहा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन परिवर्तन कारक को हटा लेने पर वह पदार्थ फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में एक बार परिवर्तन हो जाए और किसी भी दशा में वह पदार्थ पुनः से पहले स्थिति में ना आए, इस क्रिया का नाम है रासायनिक परिवर्तन। तो ये बातें हो गई। अब ऐसे ही इनमें आता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, यानी कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो एक तरफ आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। दो कॉलम ऐसे ड्रा कर लीजिए। अब पॉइंट वाइज में डिफरेंस लिखा जाएगा। से फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा कि फिजिकल चेंजिंग जो होती है परमानेंटली नहीं होती है। क्या लिखेंगे, यह अस्थायी या
अस्थायी परिवर्तन है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जब पदार्थ अपनी अवस्था को दोबारा प्राप्त कर ले रहा है तो इसका मतलब वह अस्थायी नहीं है, वो अस्थायी कंडीशन में है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि यह अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इसी का उल्टा हो जाएगा, यह अस्थायी परिवर्तन। ठीक, ये आप ड्रा हो गया पहला अंतर। सेकंड पॉइंट देखें, इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, भौतिक अवस्था बदलती है। मैंने क्या कहा, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। जैसे एग्जांपल में क्या लिया गया था, बर्फ से हम बनाए थे द्रव यानी कि जल, और जल को किस में बदल लिए थे, जल वाष्प में यानी कि गैस में। तो यहाँ देखो फिजिकल स्टेट बदल रही है, लेकिन है तीनों पानी ही। पानी यहाँ फिजिकली सॉलिड स्टेट में है, पानी यहाँ फिजिकली लिक्विड स्टेट में है, वही पानी यहाँ फिजिकली गैसियस स्टेज में है। तो यह इसमें भौतिक अवस्था केवल बदलती है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक अवस्था दोनों चेंज होती है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक और रासायनिक दोनों स्टेट इसकी, फिजिकल एंड केमिकल दोनों स्टेट इसकी बदल जाती है। और अंतर क्या हो सकता है इसमें और क्या अंतर हो सकता है कि भौतिक परिवर्तन में, जैसे थर्ड पॉइंट क्या लिख लेंगे कि इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पुनः पहले जैसा पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन हो जाने के बाद जिस पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होगा वह दोबारा से अपनी उस मूल अवस्था में आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपका चैप्टर नंबर 2 था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ। इसके टॉपिक कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ एमसीईआरटी क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो आप लोग सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, उसको आपने पूरा कर लिया। अब आपका एमसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो।